की मुलाकात कार्यक्रम में मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से सीएससी के माध्यम से आधार सर्विस जिसमें कि हमारे बीएलई भाई आधार यूसीएल क्लाइंट के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य करते हैं। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आधार सॉफ्टवेयर में वो एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। जैसा कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, इसका मेन मकसद यूआईडीआई के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसके माध्यम से जो भी आधार कार्ड प्रेजेंट टाइम में 10 साल से पुराने मतलब रेजिडेंट ने अपना आधार आज से प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, तो इससे पहले 10, 11, 12 में जो आधार बने हुए हैं एक टेंटेटिव टाइम पीरियड दिया गया है कि 10 साल से पुराने जितने भी आधार हैं और आधार बनने के बाद मतलब रेजिडेंट का जब आधार बना और उसके बाद कभी भी उसने इस बीच इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी चेंजेस अपने आधार में डेमोग्राफिक से संबंधित, चाहे उसने अपना नाम हो गया, जन्म तिथि है, पता है, इस तरह का कोई भी चेंजेस अपने आधार में नहीं कराया है, तो इस प्रकार के सभी रेजिडेंट्स को अपने आधार में जो रिसेंट उसके आईडी एड्रेस प्रूफ है पीओआई और पीओए उनको अपडेट कराना मैंडेटरी यूआईडीआई के अनुसार कर दिया गया है। अब बात आती है कि हम लोग जो जो रेजिडेंट्स हैं उनके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए पीओआई पीओए जो भी हैं आपको रेजिडेंट से आप लेने हुए हैं आपको, और आप क्योंकि हमारे जितने भी बीएलई भाई हैं सभी ईसीएमपी क्लाइंट जो यूसीएल क्लाइंट है उसका यूज करते हैं। हालांकि यूआईडीआई ने दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि रेजिडेंट्स अपने आप से भी कर सकते हैं और हमारे जो भी नियर बाई आधार सेवा केंद्र हैं या फिर हमारे संशोधन केंद्र जो सीएससी के हैं उनके माध्यम से पीओआई और पीओए अपडेट करा सकते हैं। अब ये जो फीचर ऐड हुआ है हमारे ईसीएमपी क्लाइंट में, ये किस ऑप्शन में जाना है हमको और किस तरह से कार्य करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले हमारा जो यूसीएल क्लाइंट है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे जाना होता है, क्योंकि हमारे जितने भी यूसीएल क्लाइंट्स हैं हमारे बीएलई भाई जो यूज करते हैं तो सभी यूसीएल बीएलईज को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके रेजिडेंट के आधार को एंटर करना होता है और रेजिडेंट के बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में जिस तरह से हम लोग कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं उसके नाम पता या जन्म तिथि चेंजेस में कुछ भी करना होता है, तो सेम उसी वे में आपको यहाँ पे आधार कार्ड एंटर करना है और उसकी बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में जो भी उसके आधार में जो डिटेल होगी उससे संबंधित वो फैच होकर आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगी। यहाँ पे एक चीज मेन आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान देनी है। जब आप किसी भी रेजिडेंट का आधार नंबर डालने के बाद में उसकी डिटेल जब फैच होगी ऑनलाइन, तो आपको स्क्रीन पे जो डिटेल दिख रही होगी आपको सेम पहले तो चेक कर लेना है कि उसके आधार में आज की डेट में वही डिटेल है, और दूसरी चीज डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये मैंडेटरी है कि आप ये चीज चेक कर लें कि जो डिटेल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो रेजिडेंट जो डॉक्यूमेंट आज की डेट में लेके आया है अपडेट कराने के लिए उसका पीओआई है या फिर पीओए है, तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका नाम, पता, जेंडर, जितनी भी डिटेल डेमोग्राफिक डिटेल रेजिडेंट की है, जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया है और आपको जो स्क्रीन पे शो कर रही है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी रेजिडेंट अपना जो डॉक्यूमेंट लेके आया है उसमें नाम में कुछ चेंजेस है या एड्रेस में कुछ चेंज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज है और आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है, तो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं, तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। अदरवाइज वो रिजेक्शन में काउंट होगा और आपकी जो ऑपरेटर आईडी है उस पर रिजेक्शन काउंट होंगे और वो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट अपलोड की उसमें नहीं जाएगा। तो इस कैटेगरी में फिर हमें रेजिडेंट को समझाना होगा या बताना होगा उसको कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हो उसमें आपकी जो डेमोग्राफिक डिटेल है जो हमें आपके आधार से फैच होके ऑनलाइन डिटेल आ रही है उसमें अंतर है दोनों में, इसलिए हम आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर रेजिडेंट को जो उसके डॉक्यूमेंट में डिटेल है सेम उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें या अपना आधार को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम फिर डेमोग्राफिक अपडेट जो नॉर्मल हम करते हैं उस फीचर पे जाकर उसका पहले डेमोग्राफिक अपडेट करना होगा, और डेमोग्राफिक अपडेट कर देंगे उसके रिसेंट डॉक्यूमेंट से, तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला फीचर है उसके उस प्रोसेस को हमें फॉलो नहीं करना है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है कि जो रेजिडेंट डॉक्यूमेंट लेके आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हम जब जा रहे हैं रेजिडेंट के,
तो उसके आधार में जो आज की डेट में डिटेल है जब वो लेके आया है, प्रेजेंट टाइम में जो पीओआई और पीओए वो प्रस्तुत कर रहा है या जन्मतिथि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट वो प्रस्तुत कर रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल है आधार से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तभी हम डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे जाकर उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। अदरवाइज उसको अगर जरूरत है अपने डॉक्यूमेंट को के अनुसार आधार को कराने की, तो फिर वो डेमोग्राफिक अपडेट जो नॉर्मल हम करते हैं नॉर्मली, उस फीचर के थ्रू उसका डेमोग्राफिक अपडेट हमें करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली और भी है, यूआईडीआई के अनुसार जैसे हमें पीओआई पीओए और रिलेशनशिप प्रूफ हो गए या बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोग को शेयर की हुई है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में यूआईडीआई ने नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर किसी को नया आधार बनवाना है या संशोधन कराना होता है कोई भी, तो संशोधन कराने से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट वैलिड है उसको हम यूज करते हैं। और अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो यूआईडीआई के अनुसार जो यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिफरेंट जो भी स्टेजेस बताई गई हैं कि गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, तो वो उस तरह से ग्राम प्रधान से करा देते हैं, विलेज पंचायत हेड है तो उससे कराते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज नहीं करना है। यूआईडीआई के अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज हमें डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में बिल्कुल नहीं करना है। हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो डेमोग्राफिक डिटेल चेंजेस वाले ऑप्शन के थ्रू हम करते हैं, कोई भी आधार संशोधन का काम करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे आपको कोई भी स्टैंडर्ड यूआईडीआई का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है। उस फॉर्मेट को हम इस फीचर पे यूज नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद में सेम जैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, ऑपरेटर हमारे वेरीफाई करने के बाद और लास्ट में पैक कोड जनरेट करके और पैक कोड वैलिडेट करने के बाद एनरोलमेंट स्लिप, ये जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो प्रोसेस है उससे गुजरते हुए लास्ट में हम लोगों का जिस तरह से डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, सेम उसी वे में जो रिसिप्ट निकल के एनरोलमेंट स्लिप आया उसको और हमने एनरोलमेंट फॉर्म दोनों को स्कैन करके उन्हें भी अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद में कंप्लीट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसीजर है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध रहेगा मेरा कि जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित बैनर पोस्टर्स के जिसका मैं अब जिक्र कर रहा था अभी, वो आप अपने सेंटर पर लगा लें। अपने सेंटर पे एक कॉमन ब्रांडिंग का हमने बैनर भी शेयर किया हुआ है, जिसमें कि आपको अपने जिस संबंधित बैंक से आपको इसके बिहाफ पे आपको यूशल मिला है तो बैंक का आपको लोगो लगा के रखना है, सीएससी का लोगो लगा के रखना है, आधार से संबंधित जो ब्रांडिंग है वो आपको अपने सेंटर पे प्रॉपर मैनर में रखनी है, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं रहेगी तो फिर लोगों को पता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस के बिहाफ पे आप ये काम कर रहे हैं। सीएससी आपकी पहचान है और सीएससी के बिहाफ पे ही आपको यूसीएल मिला है। दो चीजें आप लोगों को और मैं बताना चाहूंगा। एक, पिछले कुछ एक समय से अब लगातार एक क्वेरी रहती है कि नाम चेंज वाला जो है, तो नाम चेंज के लिए आपको बता देते हैं हम लोग कि नाम चेंज करना एक अलग प्रक्रिया है और नाम में कुछ करेक्शन करना एक अलग प्रक्रिया है। हम जो बात करते हैं करेक्शन की, हम जो यूसीएल से काम कर रहे हैं करेक्शन की बात करेंगे तो किसी के नाम में कुछ माइनर स्पेलिंग चेंजेस करना है तो वो सुधार हम नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के नाम में चेंज होना है, जैसे राम कुमार से श्याम कुमार होना है, तो पूरा उसका नाम ही चेंज हो गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। इस प्रक्रिया के लिए गजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। गजेट नोटिफिकेशन के लिए जो रेजिडेंट है आप उसको बताइए कि गजेट नोटिफिकेशन किसी भी वकील से वो कंसल्ट करे और वकील उनको पूरा बताएंगे कि किस प्रक्रिया के थ्रू गजेट नोटिफिकेशन होता है, और गजेट नोटिफिकेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट वो लेके आएगा उसको उसके बिहाफ पे आप एनरोलमेंट करेंगे, तब किसी के नाम में बदलाव हो सकेगा। राम कुमार से श्याम कुमार करना है तो आपको गजेट नोटिफिकेशन कराना होगा, और गजेट नोटिफिकेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसके बिहाफ पे आप लोग उसके नाम में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम केवल नाम करेक्शन कर सकते हैं, माइनर स्पेलिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज हम नहीं कर सकते। डीओबी कुछ केसेस आते हैं, हमने ट्रेनिंग सेशंस भी किए, उस दौरान भी हम बताते हैं कि डीओबी की जो लिमिट है, अगर लिमिट क्रॉस हो गई है, 2 बार करा चुका है, उसके बाद भी वो अगर कराना चाह रहा है तो वो लिमिट क्रॉस में कंसीडर होता है, और लिमिट क्रॉस के लिए प्रोसीजर अलग है। हम लोगों के लिए डीओबी
क्रॉस लिमिट के लिए सबसे पहली चीज तो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। बर्थ सर्टिफिकेट उस रेजिडेंट का आपको मांगना है उससे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप लोग, मार्कशीट है, पैन कार्ड है, या और भी जो हमारे बर्थ प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो नहीं लेने हैं। क्रॉस लिमिट वाले केस में अगर 2 बार करा चुका है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद भी कराने जा रहा है, तो आपको सबसे पहले डिमांड करना है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के साथ ही एक डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको कि हम रेजिडेंट से उससे सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाते हैं, और वो डिक्लेरेशन के साथ उसका बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ एक पीडीएफ बना के हम स्कैन करके अपलोड करते हैं। और सेम एक उसकी एनरोलमेंट स्लिप के साथ में ये डॉक्यूमेंट हम lucknow.special@uidi.in एक मेल आईडी है, उस पर हमको मेल करने होते हैं। काफी कंफ्यूजन है ऑपरेटर्स में कि हम जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के तहत ही डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं क्रॉस लिमिट वाला, उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे आप लोगों को बताना है कि हाँ बिल्कुल, चूंकि ये लिमिट क्रॉस एक नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, ये एक अलग प्रक्रिया के तहत एनरोलमेंट हो रहा है। तो इसके लिए ये इस तरह के जो भी एनरोलमेंट होते हैं वो क्लाइंट के थ्रू या नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए क्लाइंट क्या करता है 24 घंटे के अंदर इस तरह के जो एनरोलमेंट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप केवल प्रोसीजर फॉलो करिए जो आपको प्रोसीजर बताया गया है डीओबी क्रॉस लिमिट का। आपने डिक्लेरेशन लिया, बर्थ सर्टिफिकेट लिया, दोनों का पीडीएफ बना के अपलोड किया है, और साथ में इस पीडीएफ के साथ एनरोलमेंट स्लिप अटैच करके आपने सेम जो मेल आईडी लखनऊ स्पेशल है उस पे आपने शेयर कर दिया। ठीक, उसके बाद जो आप मेल करते हैं वो मेल आईडी से जब वहां पे क्यूसी टीम, यूआईडीआई की क्यूसी टीम उस मेल को चेक करने के बाद में उसकी क्यूसी मैनुअल क्यूसी होती है, तो मैनुअल क्यूसी करने के बाद में जो चीजें वेरीफाई करेंगे वो, और वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपका जो पैकेट है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमने एनरोलमेंट किया और रिजेक्ट हो गया तो फिर से हमने उसका एनरोलमेंट कर दिया। आपको रेजिडेंट को बोलना है यूआईडीआई के अनुसार, जो कि 90 डेज का टाइम पीरियड है, लगभग 90 डेज के अंदर वो पैकेट जनरेट होगा। तो इस चीज से हमें विचलित नहीं होना कि हमने पैकेट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाला था वो किया और लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, और हमने जो प्रोसीजर था उसको फॉलो ही किया था। काफी ऑपरेटर्स बीएलई भाई हमें मेल करते रहते हैं, क्वेरी भी करते हैं बार बार कि अब सर हम आपने जो प्रक्रिया बताई हुई है या फिर जो यूआईडीआई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने डीओबी क्रॉस लिमिट किया, जो करेक्शन था वो किया था, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया। तो पहला आंसर आपके लिए यह है कि हाँ वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है। वो दूसरा प्रोसीजर जो बताया गया है उसको, जो सेकेंड स्टेप है, जो मेल यूआईडीआई को प्राप्त होगा उस एनरोलमेंट के अगेंस्ट में, तो उस मेल के बिहाफ पे जो पैकेट क्रिएट हुआ होगा या पैकेट सीआईडीआर पे होगा उसको फिर वो उसको अप्रूव कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में लगभग 90 डेज का टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि जो मेल्स हैं वहां पे मल्टीपल मेल्स जाते हैं डेली, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके विद इन, आपको लग रहा हो कि 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज में वो मेल रीड आउट करके और आपकी क्यूसी हो जाएगी। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है, लेकिन आप प्रोसीजर को फॉलो करिए और रेजिडेंट को बताइए ये चीज, जिससे कि रेजिडेंट्स भी आके आपसे आर्गुमेंट ना करें इस चीज पे। तो दो मैंने आपको चीजें बताई, एक तो नाम किसी का अगर चेंज होना है, नाम में बदलाव होना है, उसकी आइडेंटिटी जो नाम है वो पूरा चेंज हो रहा है, राम कुमार से श्याम कुमार हो रहा है, राम बहादुर से राम सिंह होना है, या इस तरह के कुछ एक चेंजेस हैं जिससे कि वो अपने आप में जो फर्स्ट नेम है उसका वो पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, वो चेंज हो जा रही है उसकी आइडेंटिटी, तो हम लोग उसके लिए रेजिडेंट से गजेट नोटिफिकेशन कराने की डिमांड करेंगे, और गजेट नोटिफिकेशन जब वो करा के ले आएगा तो उसके बिहाफ पे हम उसका एनरोलमेंट करेंगे। डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए भी आपको बता दिया कि डीओबी क्रॉस लिमिट की जो प्रक्रिया है उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही लेना है पहली चीज तो, और कोई डॉक्यूमेंट जन्म तिथि से संबंधित कंसीडर नहीं करना है क्रॉस लिमिट में, और डिक्लेरेशन लेनी है, दोनों की पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी होती है, और उसके बाद में फिर उसको आरओ को भी मेल करना होता है अलोंग विद एनरोलमेंट स्लिप। और जैसे ही वहां पे आरओ के द्वारा वो मेल्स जो पहुंचते हैं उन मेल्स को वेरीफाई करके चेक किया जाता है, चीजें ठीक पाई जाती हैं, तो फिर वो एनरोलमेंट प्रोसेस कर दिए जाते हैं, वो जनरेट हो जाता है, उसकी जन्मतिथि अपडेट हो जाएगी।
किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करें। आधार संशोधन के लिए 50 रुपीज ही फीस चार्ज लेनी है आपको, इसके अलावा कुछ और चार्ज नहीं करना है। अगर रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे प्रिंट आउट आधार प्रिंट कराने आता है तो जब उसका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा, प्रिंट जब वो निकलवाने आएगा उस समय पे आपको वो फीस चार्ज करनी है प्रिंट आउट की। इसके अलावा आप मल्टीपल सर्विसेज करते हैं आप सेंटर पे, चूंकि जो हमारे जितने भी सीएससी सेंटर हैं उस पे और भी सर्विसेज डिलीवर होती हैं। आप वो कोई सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो, आयुष्मान में उसको एनरोल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो रेजिडेंट को अच्छे से समझा के भेजें कि हमने आपसे जो आधार संशोधन प्रक्रिया है उसके लिए 50 रुपए चार्ज किए हैं, आपने जो और काम कराया है उसके लिए चार्ज हुआ है। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जब भी कोई कंप्लेन आती है तो फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा इस चीज को सफाई देने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ और काम किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप रेजिडेंट को अच्छे से समझा के भेजें, नहीं तो आप अपने सेंटर को इस तरह से मैनेज करें कि आपका जो आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर जिस लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट पोर्शन कर दें, जिससे कि जो रेजिडेंट आपके यहाँ सेंटर पे काम कराने आएगा तो उसको एक अलग पोर्शन मिलेगा, दिखाई देगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे मैंने आधार संशोधन का काम कराया, बाकी और सर्विसेज के लिए जो चार्जेस थे वो मैंने दिए हैं। और रेजिडेंट को अच्छे के समझा के भेजें इस चीज के लिए, किसी के बहकावे में नहीं आए कि वो गलत कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर रहे थे। प्लीज सभी से आपसे अनुरोध है कि आधार संशोधन की जो फीस है 50 रुपए वही चार्ज करें। अभी जो नया एक फीचर एड ऑन हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, तो इस पे भी हमें केवल 50 रुपए ही चार्ज करना है। अगर बात करें हम नॉर्मल आधार संशोधन की तो अब पिछले कुछ एक महीने से बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर पर बीएलई बात करें तो कुछ एक हमारे जो ऑपरेटर्स हैं एक दिन में 1 2 3 4 कुछ जो अच्छी लोकेलिटी में अपना सेंटर रन कर रहे होंगे तो वहां पे 10-15 तक कर ले रहे होंगे, जो कि एक टाइम पे 20-25। और यूआईडीआई भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है जिस तरह से हमारी रीच है और जो नंबर्स हैं हमारे, कि हम प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 रेजिडेंट को आधार संशोधन या फिर आधार अपलोड की जो प्रक्रिया है उससे एंगेज करें। आधार अपलोड में काफी बड़ा स्कोप है, तो सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर एड ऑन हुआ है उस पे अपने आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें, जागरूक करें।